नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों से हंगामे की खबरें भी आ रही हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको हम जरा सुना दें। फिर पूरा विवाद उत्तर प्रदेश में है क्या और किन सीटों पर, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट हैं अलग अलग विधानसभा की। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीसामऊ की, और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है। वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो शिकायत इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी आपको बता देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। दरअसल कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और मतदाता वोट करने के लिए जा रहे हैं तो उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है। इसी को लेकर वो कह रहे थे कि पुलिस का ये कोई काम नहीं है, पुलिस नहीं किसी का आई कार्ड चेक करेगी। ये जहां पर बूथ पर मतदान होना है वहां पर निर्वाचन अधिकारी जाकर के वो चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले ही आप गली के बाहर बैरिकेड लगा देंगे, वोटरों को कहेंगे नहीं ये कार्ड ठीक नहीं है, आप पीछे आप वापस जाइए, दूसरा आई कार्ड लेकर के आइए। इसी की शिकायत वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन कमीशन से की है। उपचुनाव के यूपी की 9 सीटों की पूरी अपडेट आपको देंगे, जहां जहां हंगामा हुआ, पत्थरबाजी तक हुई है आज, उसका भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन आइए पहले हम महाराष्ट्र से शुरुआत कर लें। मेहमान आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। स्वागत आपका। सर, महाराष्ट्र में आज बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, नोट जिहाद, बिटकॉइन, सब कुछ आ चुका है और उस सब के बाद आज
किसमें कितना दम था, किस नारे में और किस दावे में, आज सब आपको पता चल जाएगा। आज हम इस उपचुनाव में आप वोटिंग परसेंटेज लगातार देख ही रहे हैं, बड़े बड़े नेता वोट डाल चुके हैं। एक एक नेता की जरा बात कर लेते हैं जिनका ही सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इस चुनाव में। तो बड़े नेताओं की एक एक करके चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलते चलेंगे। तो पहले एक बार जरा शिंदे साहब की बात हो जाए। शिंदे साहब वोट डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कोपरी पचपकड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने इनके जो गुरु हैं आनंद दीघे, उनके भतीजे केदार दीघे को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने टिकट दिया है। अब वो वोट डालने के लिए गए, माइक लगा सामने, पूछा रिपोर्टर्स ने क्या होगा, तो उन्होंने कहा 2.5 साल उनका काम देखा, 2.5 साल हमारा काम देखा। महायुति फर्स्ट क्लास जीत दर्ज करने जा रही है, इसमें कोई शक हमको नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो फैसला तब होगा जब महायुति सरकार बनाएगी, मतलब 145 सीटें उसको आती हैं 288 में से, तब बीजेपी एकनाथ शिंदे और एनसीपी जो है अजीत पवार साहब की, उसके प्रदर्शन पर यह सब कुछ निर्भर करता है। तो एकनाथ शिंदे साहब की जरा हम लोग बात कर ले। खूब जोर लगाया उन्होंने और धड़ाधड़ इंटरव्यू भी दिए हैं बाद में, और उसमें एक अलग रंग, एक तेवर देखने को मिला है एकनाथ शिंदे जी का। मुझे लगता है आज चुनाव में सबसे ज्यादा धड़कन इनकी बढ़ी है। नहीं, कह सकते हैं कि इनकी धड़कन सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एकनाथ शिंदे ने एक परसेप्शन के तौर पर शिव सैनिक हैं वो, ये परसेप्शन ठीक किया है। पूरे चुनाव में आप देखिए, उनके बातचीत करने के लहजे में, तरीके में आप देखिए, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे बोलते थे, आनंद दीघे बोलते थे, क्योंकि आनंद दीघे का बहुत कम लोगों को ध्यान में होगा, वो उसी तरह से बोलते हैं। बात करने में जो मराठीपन है वो दिखता है उसमें, वो जो मराठी मानुस का बोलने का तरीका होता है वो दिखता है। अब सवाल ये है कि ये सब कितना काम आएगा। ये सब काम वहां आएगा जहां उद्धव ठाकरे ये कहते हुए दिखते हैं कि नहीं नहीं, हमारी तो जो राजनीति है वो वही है, लेकिन क्या मुसलमानों को इस तरह से दबाए जाना ठीक है, उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो ठीक है, क्या ये जो मुसलमानों को, मतलब एक तरह से कहे कि वो मुस्लिम के पैरोकार के तौर पर नजर आते हैं। वहां एकनाथ शिंदे थॉट प्रोसेस क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, उनको समझ में आता है कि क्या बोलना है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमने एकनाथ शिंदे के कम से कम 3-4 इंटरव्यूज देखे, और भले बहुत से नारे चलते हैं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है उसको देखिए। ये बार बार वो कह रहे हैं, और सचमुच जो काम हुआ है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री ही निष्क्रिय थे जी, तो ये एक उनको बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि अगर वो लोकसभा जैसा अपना प्रदर्शन कामयाब रख पाए, दूसरा उससे आगे जिसको बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहज सहयोगी के तौर पर, तो अगले जो 20-25 साल होंगे वो शायद महाराष्ट्र में इनके साथ और भाजपा के साथ की राजनीति देखने वाले हैं। फैसला ये भी होना है गद्दार कौन। अभी तक इनको गद्दार उद्धव ठाकरे बार बार कहते थे, अब इन्होंने हाल में अब कहना शुरू किया वोटिंग से 4-5 दिन पहले से, एक हफ्ता भर पहले से। गद्दार तो वो है, राज ठाकरे भी अब उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं। आज वोटिंग करने के बाद उस वक्त क्या बोले हैं एकनाथ शिंदे, जरा सुन लीजिए। बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है, ये उत्सव है। ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। शब्दों पे गौर कीजिए, थंपिंग मेजोरिटी के साथ महायुति सरकार बनाएगी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं असली शिवसेना कौन, असली शिव सैनिक कौन, गद्दार कौन, 2.5 साल किसने अच्छी सरकार चलाई। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, मुख्यमंत्री दोनों शिवसेना वाले ही रहे, उद्धव ठाकरे, और ये 48 सीटों पर सीधी सीधी टक्कर हो रही है। इनकी शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना।
समीर जी। देखिए, एकनाथ शिंदे ने आज वोटिंग के बाद दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें बहुमत किसे मिला था, जनता का मैंडेट किसके साथ था, और सरकार किसने बनाई, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा। और 2.5 साल मेरी सरकार रही और 2.5 साल विपक्षी सरकार रही। इन 2.5 साल का मूल्यांकन करने का पूरा समय जनता को मिला है और जनता उसके आधार पर मतदान करेगी। महाराष्ट्र के अंदर जमीनी स्तर पर जो 50 खोखे और गद्दारी का जो मराठी में जो चल रहा है वहां पर बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, इसके व्हाट्सएप खूब चलाए गए और ये संदेश देने की कोशिश की गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि 2019 में जिन विधायकों को जनता ने जिता के दिया था उन्होंने गद्दारी की और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे का धोखा देकर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। कुछ स्थानों पर उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है। एकनाथ शिंदे ने उसे बहुत अच्छी तरह वहां संभाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत कुछ दांव पे नहीं लगा है। एकनाथ शिंदे को तो उम्मीद से दुगना मिल चुका है। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी 40 विधायक लाकर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज एक पार्टी उनको पूरी मिल जाएगी, शिवसेना। जिस तरीके से वो सब लेकर आ गए, सब कुछ दांव पे तो आज उद्धव ठाकरे का लगा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई, सत्ता चली गई, उनके विधायक चले गए और अब बाला साहेब ठाकरे का नाम उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उनकी जो विरासत है, जो मतदाता उद्धव तय ठाकरे करेंगे। कह रहे हैं, अब ऐसा उनके शब्द है, मेरे अपने बाप की फोटो लगा के चुनाव वोट मांग के दिखाओ ना। ये मेरे पिताजी की फोटो क्यों लगाते हो? भाई, पिता का नहीं है, ये तो एक विचारधारा का है। बाला साहेब ठाकरे तो महाराष्ट्र की विचारधारा, महाराष्ट्र को वो करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना या बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते थे तब भी उसका जिक्र होता था। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि कई निर्दलीय चुनाव लड़े जिन्होंने शिवसेना छोड़ी, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का पोस्टर में इस्तेमाल किया था उस समय चुनाव में। तो वो तो विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। आपके पिता रहेंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के वो हिंदू हृदय सम्राट थे, पूरे महाराष्ट्र के नेता थे, तो उन्हें आप अपने पिता के नाम पर इस्तेमाल करके दूसरों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि यह चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए एक लंबी चुनौती साबित होने वाला है। कोशिश उनकी ये है कि वो वापस जो सत्ता उनके हाथ से गई थी वो सत्ता भी हासिल करें, 50 सीटें कम से कम वो देखकर जीत कर। बीजेपी कल से ये कह रही है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो नंबर 5 की पार्टी बनेंगे इन 6 पार्टियों में से। अगर आप देख लें, शरद पवार भी उनसे ऊपर रहने वाले हैं। हो सकता है केवल अजीत पवार से बेटर परफॉर्मेंस उनकी हो। बाय एंड लार्ज ये इलेक्शन क्या वाकई में शिवसेना वर्सेस शिवसेना से ऐसा आप देखते हैं? मैं तो हमेशा ही इस बात पर चर्चा करता रहा, लेकिन मैं आपके हेडलाइन देख रहा था तो आपने 3 मुख्यमंत्रियों की उम्मीदें जगा दी, जिसमें आपने कहा कि शिंदे, फडणवीस और उद्धव ने वोटिंग की। मतलब वही तीनों चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा वो महत्वपूर्ण है। और ये पूरा चुनाव हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी जगह पर है। उसमें क्या बदलाव आएगा चुनावी तौर पे वो नहीं है। ये दोनों पार्टियां टूटी, शिवसेना और एनसीपी, और उसमें शिवसेना को लेकर बड़ा मसला रहा, विचारधारा का मसला रहा, बाला साहब ठाकरे का मसला रहा। और शिंदे सरकार जिस तरह से बनी, आज उद्धव ठाकरे साहब कहें कि वो अपने बाप की पिता की फोटो लगाएं। उनके पास तो उनके पिता की फोटो भी है, उनका उत्तराधिकारी भी है वो ऑफिशियली तौर पर, लेकिन क्या वो उसको कायम रख पाए हैं? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं विचार मेरे पास है। विचार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विचार और फोटो और उत्तराधिकारी सब उनके पास है, उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन क्या वो उसको कायम रख पाए हैं? और ये चुनाव भी बताएगा कि भाई लोगों ने क्या उनको इसके लायक माना है कि नहीं माना। एकनाथ शिंदे के लिए तो फायदा ही हुआ। वैसे तो एकनाथ शिंदे तो 5 साल सरकार में रहे हैं। सबसे बड़ा सही बात है, ये तो 5 साल सरकार में रहे। 5 साल सरकार में रहे। 10 साल। अरे इस उधर भी थे, लेकिन अभी इन 5 साल में, सही बात है, इन 5 साल में वो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है। और आपने लिखा तो अब पता नहीं कि शिंदे साहब, आपने कहा कि 145 सीटें जब आ जाएगी महायुति की तब बनाएंगे, नहीं तभी तो लड़ाई शुरू होगा कि एकनाथ शिंदे होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, अब आपने चूंकि 3 नाम कहे थे तो उसमें से दूसरे की बात कर लेते हैं जिनको जो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये अपनी सीट निकाल लेंगे या एकनाथ शिंदे जीतेंगे, इसमें तो किसी को भी शक नहीं होगा। जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी शायद पहले से परिणाम मालूम होगा, अगर कुछ बिल्कुल ही अनहोनी जैसी ना हो जाए इस चुनाव के अंदर तो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी फायर है भाई, फायर। पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल तेवर उनका बदला हुआ है, रंग बिल्कुल उनका बदला हुआ है। अब इनफैक्ट अब देखिए, कल से जो कुछ विवाद भी चल रहे हैं महाराष्ट्र में। पहला विवाद हुआ वो नोट कांड, कैश कांड, जिसमें विनोद तावड़े साहब का नाम आया। उसका बचाव करने देवेंद्र फडणवीस आए कि भाई कौन सा बड़ा नेता अपनी जेब में 5 करोड़ लेके घूमता है, एक बैग में 5 करोड़ रुपया नहीं आता है, कहां से आ गया 5 करोड़ रुपया। फिर वो बिटकॉइन वाली आ गई कंट्रोवर्सी, जिसमें नाना पटोले का, सुप्रिया सुले का नाम आ रहा है, उस पर भी वही बोलने के लिए आए आगे। उनको पत्थर लगा जिनके सर पर, एनसीपी के अनिल देशमुख, हाँ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई पत्थर पीछे से लगा था तो सर के पीछे चोट लगनी चाहिए थी, साइड में कैसे चोट लग गई। ये सब सलीम जावेद की पिक्चर है। कहने का मतलब ये, देवेंद्र फडणवीस एक बिल्कुल नए अवतार में इस पूरे इलेक्शन के अंदर दिखाई दिए हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि
महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे चमकता सितारा अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मुख्यमंत्री रहे या सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसी नेता को अपनी दिशा पता चल जाए, आप राजनीति में होते हैं तो ये बड़ा कठिन होता है, ये लगता है कि सबसे आसान काम है, लेकिन कोई नेता अपनी दिशा समझ ले ये बड़ा कठिन होता है। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दिशा समझ ली है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ी परिवर्तन होना है, उस पीढ़ी परिवर्तन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से एक नेता के तौर पर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो वो नागपुर के ही देवा भाऊ दिख रहा है, ये बहुत स्पष्टता से दिख रहा है। तीसरी जो बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के लिए सब कुछ त्याग कर देना। अब त्याग तो कोई राजनीति में करता नहीं, कतई नहीं करता है, लेकिन करते हुए दिखते हैं क्या? तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की और 2.5 वर्ष चल गया, एक बार भी यह नहीं हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से कोई गड़बड़ हुई। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपनी विचारधारा को पूरी तरह से कसकर पकड़ कर रहना। उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार बरसों एक ऐसी जगह रहे हैं जहां एंटी हिंदुत्व राजनीति होती रही। अब ये कहने का साहस और उसके बाद उसको संभाल के भी रखने का साहस, ये कौशल भी है, साहस भी है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, 2 जो बड़े परिवार थे, दोनों को ध्वस्त करके समंदर लौटता देख के मेरी लहरें लौटते, समंदर किनारे घर मत बना लेना, लौट कर आऊंगा। तो लौट कर आए। पवार साहब को भी ध्यान में है, उद्धव को भी ध्यान में है। हालांकि शरद पवार लोकसभा में उस लिहाज से अपना प्रदर्शन उनका बड़ा शानदार रहा। तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में बड़े नेता और ये चुनाव और तय करें। बदला लेने की ताक में वो दोनों हैं और नहीं, वो इन्हीं से रहेंगे, लेना है बदला, वो स्वाभाविक है। देवेंद्र फडणवीस को भी सुन लीजिए। सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। जहाँ तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए। पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूँकि ये मसला बिटकॉइन का है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। विनोद तावड़े पर 5 करोड़ का इल्जाम लगा, ये तो 2300 करोड़ रुपए का मामला है बिटकॉइन वाला। बहरहाल हम लोग देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करने जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा है। मूल सवाल तो यह, पिछली बार 104 सीट बीजेपी जीत करके आई थी, उसके आसपास रहेगी क्या? यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हुई है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया, अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी साथ में लेकर आती है, एकनाथ शिंदे शिवसेना से टूटते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, तो 5 साल की जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भूमिका में रही है। और यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी मामलों में भारतीय जनता पार्टी का पीछे दिमाग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि आप 105 का प्रदर्शन कर पाते कि नहीं कर पाते। जिस तरीके से वहां पर जाति का समीकरण बटे, लोकसभा का जो परिणाम आया 2024 का कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आकर सिमट गई, जिस तरीके से कुंभी समाज बटा हुआ है, तेली समाज बटा हुआ है, विदर्भ में जाति के आधार पर वोट हुआ है, मराठवाड़ा में जाति के आधार पर वोटिंग हो रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो यह भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। और जो बटेंगे तो कटेंगे। और देवेंद्र फडणवीस का जो भाषण रहा इस बार,
पूरी तरीके से आक्रामक रहा, पूरी तरीके से बदला हुआ देवेंद्र जागो फडणवीस का हिंदू भाषण रहा। जागो। जागो हिंदू जागो, धर्म युद्ध है, वोट जिहाद की उन्होंने बात की। योगी के नारे को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, अजित पवार पे उन्होंने बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नए नए जुड़े, वो जिस विचारधारा से आते हैं उनके साथ ये मेल नहीं खा सकता। तो देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव में आक्रामक रहे। देवेंद्र फडणवीस इस बात को जानते हैं कि इस चुनाव में जो जीत होगी वो देवेंद्र फडणवीस के आधार पर होगी, और विदर्भ से जो 62 सीटें आती है वहां ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के सीट के बारे में एक बार बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के जो चुनाव के खिलाफ जो चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल, उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक थे बीजेपी से। महाराष्ट्र के जो पहले विधायक बने थे वो प्रफुल्ल गुदड़े के फादर थे, और उनको राजनीति में लाने वाले प्रमोद महाजन थे, और देवेंद्र फडणवीस को भी लाने वाले प्रमोद महाजन थे। तो जिसको प्रमोद महाजन लेके आए थे देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल के लेके आए थे, दोनों आमने सामने। कुंभी मतदाता अगर इस बार बट्टा है तो देवेंद्र फडणवीस का जीत का अंतर थोड़ा कम हो सकता है। अब देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी को 100 के पार ले जा पाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा खैर इस चुनाव में।